हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा नवम के पॉलिटिकल साइंस की पहले अध्याय के बारे में। इसमें हम लोगों ने कुछ सवाल जवाब देखे थे कि किस तरीके से छात्रों ने अपनी मैडम से प्रश्न किए थे और मैडम ने उन प्रश्नों का हल किया था। तो अब हम लोग लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा से शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर हम उस सरल परिभाषा में और कौन कौन सी चीज़ें आ रही है इसको देखने की कोशिश करेंगे और उस आधार पर ये तय करेंगे कि हम लोकतंत्र किसे मान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को और देखते हैं कि क्या परिभाषाएं हमारे सामने निकल करके आ रही है। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। असल में जब भी अगर किसी से पूछा जाता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं तो लोगों का सबसे पहला पैमाना होता है कि जिसमें शासक का चुनाव जनता के द्वारा हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन क्या एक इस सरल परिभाषा से हम लोकतंत्र को बांध सकते हैं? क्या इसी पैमाने के आधार पर हम केवल मान सकते हैं कि अगर जनता ने शासक का चुनाव किया है तो वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? निश्चित तौर पर केवल ये मान लें कि अगर शासक का चुनाव जनता के द्वारा हुआ है तो हम नहीं कहेंगे कि वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। हो सकता है उसमें कई तरह के अन्य खामियां भी इस सरल परिभाषा से हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए वहाँ जो परिभाषा की चर्चा हम लोगों ने की थी पहले वीडियो में, जो सवाल हुआ था उसको मैडम ने समझाया था। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। अर्थात जिसमें जनता का द्वारा चुनाव हुआ वो लोकतांत्रिक है, नहीं हुआ गैर लोकतांत्रिक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं। उसी तरह चिली में जो पिनोशे की सरकार थी, तानाशाहों का चुनाव लोगों नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण इन्हें हक पाया है। यहाँ कह रहा है कि म्यांमार में जो शासन है वो सैनिक शासन है और उसे लोगों ने नहीं चुना। चिली में जो पिनोशे की सरकार थी उसको भी लोगों ने नहीं चुना था। राजा जो होते हैं उनको भी लोग नहीं चुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन जिन लोगों का चुनाव नहीं होता है उनको हम गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के मानते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या ये सरल परिभाषा जो है कि हमने शासक को चुना तो वो लोकतंत्र है, क्या यह पूर्ण है? क्या हम इसे लोकतंत्र का पहला आधार मान सकते हैं कि हाँ, जिसका चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से न होकर के केवल चुनाव भर हो गया, यानी जिसमें जनता ने भागीदारी ले ली, तो क्या हम उसे लोकतांत्रिक कहेंगे? निश्चित तौर पर हम ये पाएंगे कि नहीं, केवल और केवल लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो जाना ही हम मानेंगे कि वो सरकार लोकतांत्रिक है। अन्यथा केवल चुनाव भर हो जाने से हम नहीं मानेंगे कि वो लोकतांत्रिक है। क्योंकि हर सरकार कहती है, चाहे वो तानाशाही सरकार हो या अन्य गैर लोकतांत्रिक सरकार हो, वो खुद को ये कहती है कि हम जो है लोकतांत्रिक तरीके से शासन चला रहे हैं। यानी दिखावटी तौर पर वो जो है
वो लोकतंत्र को अपनाती है। तो क्या इस केवल एक लाइन की परिभाषा से हम ये तय कर सकते हैं कि वास्तव में कौन सी सरकार जो है वो लोकतांत्रिक है और कौन दिखावटी लोकतांत्रिक वाली है? इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। और इस फ़र्क को समझने के लिए हमको क्या करना होगा? इस फ़र्क को समझने के लिए हमें लोकतांत्रिक सरकार की और विशेषताओं को जानना पड़ेगा कि और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि कौन सी सरकार लोकतांत्रिक है और कौन सी लोकतांत्रिक नहीं है। तो आइए देखते हैं अन्य और विशेषताओं को, और उन विशेषताओं को जब हम जान लेंगे तो एक बड़ी परिभाषा हमारे सामने निकल कर के आएगी और उससे हमें वास्तविक लोकतंत्र की पहचान हो जाएगी। अब है लोकतंत्र की विशेषताएं। तो हम लोग सरल परिभाषा से शुरुआत की है कि लोकतांत्रिक शासन का वह रूप है जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है। अब इसमें बहुत तरह के सवाल होते हैं कि शासक कौन होता है ना? सवाल हो सकता है ना कि शासक कौन होगा, और अकेले शासक जो है क्या शासन संचालित कर सकता है, यानी उसके जो अधिकारी हैं उनका चुनाव होना क्या जरूरी है, या कौन से अधिकारी जो है बिना चुने हुए जो है वो कौन कौन से फैसले ले सकते हैं, किस तरह का चुनाव होगा तो हम उसे लोकतांत्रिक कहेंगे, और या लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन लोग जो है शासक का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक बन सकते हैं, इस चुनाव में प्रत्येक नागरिक की क्या हैसियत है, क्या सबको भाग लेना जरूरी है, इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने ये खुल करके आता है कि क्या अगर हमने सरकार को चुन दिया, तो क्या सरकार को चुन देने का मतलब ये हो गया कि सरकार जो मन में आए वो सब कुछ कर सकती है, या हम उसको एक ऐसे लक्ष्मण सीमा के अंदर बांध करके रख दे, लक्ष्मण रेखा के अंदर बांध करके रख दे कि हर काम को करना उनके लिए जरूरी हो जाए, या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए, या सभी अधिकारों को सरकार को पूरी करनी चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब हमारे सामने लेने जरूरी है कि तभी जाकर के हम ओरिजिनल में लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों को समझ सकते हैं। तो आइए अभी हम लोग पहले पॉइंट को देखते हैं कि अगर निर्वाचित नेता है तो क्या हम उसे या उसके शासन को लोकतांत्रिक मान सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण से हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कह रहा है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की, यानी वहाँ लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार थी उसको उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया, और खत्म करके उन्होंने सैनिक शासन लागू कर दी और खुद को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और 2002 में उन्होंने एक जनमत संग्रह करा करके अपना कार्यकाल जो है 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। लेकिन उन्होंने जो 5 साल के लिए अपना शासनकाल बढ़ाया वो जनता के अनुसार बढ़ाया, लेकिन इस बीच उन्होंने जो काम किए उस वजह से पाकिस्तानी मीडिया या मानवाधिकार संगठन या लोकतंत्र के लिए जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए कि उन्होंने जो जनमत संग्रह कराया उसमें बहुत तरह की धोखाधड़ी की, यानी बड़े पैमाने पर उन्होंने उसमें गड़बड़ियां की और गड़बड़ियां करके खुद के कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा लिया। तो यानी उसमें बहुत तरह के आरोप लगे। जैसे उन्होंने 5 साल के लिए अपने कार्यकाल को बढ़ा लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके बाद उन्होंने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया, और इसके तहत क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली जो है उसको भंग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो होगा वो नेशनल और स्टेट असेंबली जो है उसको क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, यानी उसको खत्म कर सकता है। इसके अलावा जो मंत्री परिषद है, यानी जो मंत्री परिषद है वो किसके अंतर्गत काम करेंगे, तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया गया जो मंत्री परिषद के कामों पर निगरानी रखता था। और इस निगरानी करने के लिए जो सुरक्षा परिषद बनाया गया उसके ज़्यादातर अधिकारी जो थे वो कौन थे,
फौजी अधिकारी थे। यानी एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली मंत्री परिषद पर भी किसका अधिकार था? फौज का अधिकार था। इसके अलावा इस कानून को पास हो जाने के बाद नेशनल और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इस प्रकार पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता जो थी वो सेना के पास थी। यानी मंत्री परिषद पर सेना का नियंत्रण था। ऐसी स्थिति में सेना के अधिकारी और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही सेना की शासन की शक्ति थी। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ चुनाव तो हुआ, लेकिन शासक जो थे वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उसमें जनता की कोई भागीदारी, शासकों के चुनने में जनता की भागीदारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो जनरल परवेज ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, हम उसे बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। अब परिभाषा जो थी वो ये थी कि हाँ, शासक का चुनाव जनता ने किया तो वो लोकतांत्रिक है। तो यहाँ भी जो जनमत संग्रह हुआ उसमें जनता ने भाग लिया, लेकिन उसके बाद जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया, क्या उसे हम लोकतांत्रिक मानेंगे? तो यही जवाब होगा, नहीं। तो इससे हमारे सामने ये बात खुल करके लोकतंत्र की एक विशेषता आ रही है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। यानी जो भी फैसला होता वो कौन करते? तो वहाँ के मंत्री परिषद करते। तो हम मानते कि ये शासन व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक है। किसी एक व्यक्ति के या किसी एक संस्था के द्वारा निर्णय लिया जाना, उस शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। तो ये हमारे सामने एक विशेषता ये और जुड़ गई। तो अब क्या होगा? अब लोकतंत्र कहने का मतलब हो गया कि जिसका चुनाव जनता के द्वारा हो और निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जो है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास हो, तो हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या इतने भर से ही हम मान सकते हैं कि लोकतांत्रिक है? तो नहीं, इसके लिए अन्य रीजन भी है। जैसे आइए हम लोग देखते हैं। इसका दूसरा रीजन है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। यानी जब तक चुनाव जो होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से नहीं होगा, तब तक हम नहीं मान सकते हैं कि ये सरकार लोकतांत्रिक है। इसके लिए यहाँ उदाहरण दिया रहा है कि चीन की सांसद की क्वांगवो रेमनिंग दाहुई यानी राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। यानी चीन के संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। और इनका चुनाव जो है प्रतिवर्ष 5 वर्ष बाद नियमित रूप से होता है और संसद को देश का राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है। यानी देखा जाए तो यहाँ चुनाव होते हैं, नियमित अंतराल पे होते हैं। तो क्या हम इसको लोकतांत्रिक मान लेंगे? आइए देखते हैं आगे कि क्यों हम इस तरह के शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं मानेंगे। और आगे दे रहा है कि इस तरीके से पूरे 3000 सदस्य जो है चीन से चुन करके आते हैं और चुनाव लड़ने से पहले इन सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ही इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। और यहाँ का रहा है कि 2002 और 3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टी के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली और सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो ये चीन रहा। उसके बाद है 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले जाते हैं और देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। लेकिन 2002 तक हर चुनाव में पीआरआई यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, लेकिन कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। यानी पीआरआई वो हर तरीके अपनाती थी जिसकी वजह से वो खुद चुनाव जीत सके। सरकारी दफ्तर में जो काम करने वाले सभी लोग थे, उन सब लोगों को इस राजनीतिक पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य था।
सरकारी स्कूल के जो टीचर थे वो अपने छात्रों को माँ बाप से पीआरआई पार्टी को वोट देने की बात कहते थे। मीडिया जो थी वो भी जो विपक्षी दल थे उन्हीं की आलोचना करती थी। इसके अलावा विपक्षी दल अगर कोई अच्छे काम करते थे तो उसको नजरअंदाज कर देती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्र जो होते थे उसको हटा करके दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग जो थे अपना वोट नहीं डाल पाते थे। इसके एक रीजन अन्य थे कि पीआरआई पार्टी के उम्मीदवार जो थे वो बहुत ज्यादा पैसे खुद खर्च करते थे। तो क्या हम मैक्सिको में जो चुनाव हुआ उसको भी हम लोकतांत्रिक मान सकते हैं? क्योंकि यहां भी चीन का हमने पढ़ा, चीन में एक पार्टी थी, तो हम कह सकते हैं कि वहां जो थे अन्य पार्टियों का विकल्प नहीं था, लेकिन यहाँ तो विकल्प भी है। लेकिन चुनाव के जो तरीके थे वो क्या थे? गलत थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हम इस तरह की सरकारों को भी लोकतांत्रिक सरकार मानेंगे? तो हमारे सामने यही जवाब होगा, नहीं। तो एक अन्य रीजन और जुड़ करके आता है कि आखिर हम किस तरह की सरकारों को लोकतांत्रिक सरकार मानेंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने एक अन्य पॉइंट ये जुड़ करके आता है कि लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता द्वारा होना चाहिए और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी अंतिम निर्णय लेनी चाहिए। चुनाव जो होने चाहिए वो निष्पक्ष होने चाहिए और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होने चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोग जो है जीत हार के समान अवसर प्राप्त कर रहे हों। यानी जनता जिसे चाहे उसे जीत दिलाए और जो जनता के अनुसार काम न करे उनको बाहर का रास्ता दिखाए। विस्तार से हम लोग इसको अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब एक अन्य रीजन आता है कि क्या अगर कोई व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो क्या हम उसको भी लोकतांत्रिक मानेंगे? तो चुनाव यानी चुनाव कराया जाए, निष्पक्ष ही ढंग से कराया जाए, लेकिन चुनाव कराया जाए, तो क्या हम उसको भी लोकतांत्रिक मानेंगे? तो नहीं। इसके लिए भी एक अन्य रीजन आता है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, यानी एक व्यक्ति का जितना वोट का मोल है उतना अन्य व्यक्ति को भी होनी चाहिए। और ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो इस तरीके की जो गतिविधि है उसको नहीं अपनाते हैं, यानी सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है या सभी व्यक्तियों के वोट का महत्व जो है एक जैसा नहीं है। जैसे 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो यहाँ जो है यानी सभी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार हो, यानी सभी को वोट देने का अधिकार हो, तभी हम मानेंगे कि वो सरकार लोकतांत्रिक है। उसी तरीके से यहाँ एस्टोनिया की बात कर रहा है कि यहाँ नागरिकों के लिए कुछ अलग तरह के नियम बनाए हैं। जैसे रूस के जो अल्पसंख्यक है उन लोगों को मतदान हासिल करने में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यानी वहाँ के अल्पसंख्यकों को वोट देने का समान अधिकार नहीं है। अब फिजी की अगर बात किया जाए तो फिजी की जो चुनाव प्रणाली है यानी अगर फिजी नागरिक वोट करता है तो उसका महत्व जो है भारतीय मूल के लोगों से क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से एक अन्य विशेषता उसमें जुड़ रही है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और सभी के वोट का सामान्य मूल्य होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो सरकार लोकतांत्रिक है, अन्यथा लोकतांत्रिक उसे नहीं मानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।